आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं इस प्रश्न से। जरा इसको ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ है कि बिहार के विशेष संदर्भ में भारत में केंद्र राज्य संबंधों की और भविष्य में इसकी संभावनाओं की चर्चा कीजिए। केंद्र राज्य संबंध की समस्या और भविष्य में इसकी संभावना पर चर्चा करना है। जांच कीजिए कि सहकारी संघवाद के अनुरूप समस्या को रचनात्मक रूप से कैसे संभाला जा सकता है। क्या बोला है यहाँ पर? सहकारी संघवाद। इसके लिए आपको क्या समझना पड़ेगा? आज मैं आपको समझाऊंगा। पॉलिटी का नेक्स्ट लेक्चर है संघवाद क्या होता है और इसको कैसे हम लोग समझ सकते हैं, कैसे क्या काम करती है संघवाद, ये सब कुछ आज हम लोग इस लेक्चर में सीखेंगे। तो आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल पर, और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं चैनल पर तो, क्योंकि कंटेंट हम अच्छा प्रोवाइड करवाते हैं आपको। ओके, सबसे पहले मैं आज आपको क्या समझाऊंगा कि संघवाद क्या होता है। उससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि संघ क्या होता है। उससे पहले ये समझना पड़ेगा कि भारत और यूएसए के जो फेडरल स्ट्रक्चर है, जो संघ है, जो यूनियन है, उसमें क्या अंतर है, इसको हम लोग बेसिक से समझेंगे। उसके बाद मैं आपको संघवाद क्या होता है वो समझा दूंगा। उसके बाद मैं अंत में आपको पीडीएफ भी दे दूंगा जिसमें सारा नोट्स के फॉर्म में लिखा हुआ है, वहाँ से आप लिख सकते हैं। गला मेरा ख़राब है इसलिए ज़्यादा वीडियो मैं नहीं बना पा रहा हूँ, आवाज़ ही मुश्किल से निकल रही है। चलिए समझते हैं कि सबसे पहले संघ क्या होता है। देखो, जो अपना देश बना मतलब जो भारत आज़ादी के बाद जब हमने संसदीय स्वरूप को अपनाया तो हमारे पास जो देश है उसको एक करने को लेकर बहुत कम चीज़ें थी। मतलब मैंने क्या बोला कि जो देश है अपना, भारत देश है, उसमें किस तरह की व्यवस्था अपनाई जाए। व्यवस्था का मतलब क्या होता है कि देश को चलाने के लिए किस हिसाब से हम लोग व्यवस्थाओं को अपनाएं और किसका मॉडल हम लेके चलें, जिससे ये हो कि हमारा जो देश है ना वो अविभाजित रहे और इसमें एकता हो, संप्रभुता कायम रहे और आने वाले समय में कभी भी कन्फ्लिक्ट ना हो। कन्फ्लिक्ट किस विषय पर ना हो कि हम इस देश से अलग होना चाहते हैं वगैरह वगैरह चीज़ें, या बहुत सारी समस्याएं थी हमारे पास। तो दुनिया के जितने भी देश बनते हैं ना, वो अपने इतिहास को साथ में साध कर ही कोई देश बनता है। यानी कि जो यूएसए का निर्माण हुआ तो यूएसए का अपना एक इतिहास था, उसके आधार पर उसका निर्माण किया गया था। भारत बना, भारत का अपना एक इतिहास था, उसके आधार पर उसका निर्माण किया गया है। कौन सी इतिहास की मैं बात कर रहा हूँ? तो मैं उस इतिहास की बात कर रहा हूँ जिसमें समय समय पर अपना देश जो है वो अलग अलग राज्यों में विभाजित होता रहा है और एक होता रहा है। मौर्यों के समय में एकीकृत केंद्रीय व्यवस्था थी जिसके कारण पूरा देश एक सूत्र में बंधा हुआ था। उसी अनुभव के आधार पर हमने ये तय किया कि इस पूरे देश में कोई भी व्यवस्था अपनाई जाए, लेकिन एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें केंद्र का थोड़ा सा प्रभुत्व हो। क्यों? क्योंकि हमने इतिहास से सीखा कि जब भी केंद्र कमज़ोर हुआ है अपने देश में, तभी क्या हो जाता है, तभी राज्यों जो हैं, राज्यों का हस्तक्षेप जो है वो बढ़ने लग जाता है। राज्यों का हस्तक्षेप से क्या तात्पर्य है बंधुओं? राज्यों का हस्तक्षेप से तात्पर्य है कि राज्यों, जो स्टेट में बात कर रहा हूँ, वो अपनी मनमानी करने लग जाते हैं। ये अलग अलग रीजन से इतनी ज़्यादा भाषाएं हैं, इतनी ज़्यादा विविधता है इस देश में कि इसको अलग अलग ज़्यादा अधिकार देके इसको एक बांध कर नहीं रखा जा सकता था। यानी कि मैं क्या कह रहा हूँ, अब मैं आपको बेसिक अंतर समझाऊंगा भारत और यूएसए के संविधान में। जो भारत है अपना, ये है इंडिया। ओके, ये अपना इंडिया है और ये है आपका यूएसए। ध्यानपूर्वक समझते चलिएगा, आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। यूएसए में क्या हुआ कि अलग अलग राज्य, एक राज्य ए, एक राज्य बी, एक राज्य सी, एक राज्य डी, इन सब ने मिलकर फैसला किया कि हम सब एक होकर एक केंद्र बनाते हैं। एरो का डायरेक्शन देखना कहाँ जा रहा है। इसी तरह से आप अगर एग्जाम में बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या होता है क्या नहीं। ए बी सी डी ने मिलकर ये फैसला किया कि हम लोग एक सशक्त केंद्र का निर्माण करते हैं। तो अब अगर जो फैसला करता है किसी चीज़ को बनाने का, तो उसमें शक्तियाँ ज़्यादा किसके पास होती हैं? अगर मैंने फैसला किया है कि मैं ये यूट्यूब चैनल बनाऊंगा तो इस यूट्यूब से संबंधित सब कुछ किसके पास है? तो मेरे पास है। यानी कि यूएसए में जो स्टेट होंगे, जो राज्य होगा, ABCD जो होगा, जिसने मिलकर केंद्र का निर्माण किया है, उनके पास पावर जो है वो अधिक होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है।
भारत जब आज़ाद हो रहा था तो 1935 में, याद करो, एक संघीय व्यवस्था का स्वरूप लाने की कोशिश की गई थी, लेकिन चूंकि देसी रियासत वगैरह उसमें शामिल ही नहीं हुए थे, तो फिर क्या हुआ, इसके कारण क्या हुआ कि हमारा 1935 में संघ बन ही नहीं पाया। जब 1935 में संघ नहीं बना तो आज़ादी के बाद तो ऐसी स्थिति नहीं हो सकती थी, नहीं तो पता चलता पूरे भारत भूमि पर आपको पटना से दिल्ली आने के लिए भी 3 बार वीज़ा लेना पड़ता। तो हमने क्या किया, हमने राज्यों को डोमिनेट करना शुरू किया, यानी कि यहाँ पर हमने डिसाइड किया कि तुम्हारा नाम होगा बिहार, तुम्हारा नाम होगा तमिलनाडु, तुम्हारा नाम होगा नागालैंड, तुम्हारा नाम होगा कर्नाटक। एरो की डायरेक्शन देख रहे हो आप लोग, एरो किस तरफ जा रही है, यानी कि भारत में क्या है, राज्य ने क्या डिसाइड किया कि हम राज्य अलग अलग क्षेत्रों को मिलकर, रियासतों को जोड़कर एक केंद्र का निर्माण करेंगे। अब वहाँ पर क्या था, राज्यों ने डिसाइड किया कि हम सब एक होकर एक केंद्र का निर्माण करते हैं, यानी कि यहाँ पर राज्य और केंद्र के बीच में क्या होगा, समझौता। यूएसए में राज्य और केंद्र के बीच में क्या समझौता, क्या होगा, समझौता। लेकिन अपने देश में क्या कोई समझौता होगा, बिल्कुल भी नहीं। अपने यहाँ पर केंद्र डोमिनेट है। इसके कारण से क्या हुआ आने वाला समय में, इसके कारण से ये हुआ कि यूएसए में राज्यों के अपने संविधान थे, अपने संविधान थे। किसके, तो स्टेट के, और केंद्र सरकार का वहाँ पर अलग संविधान है। वहाँ की जो फेडरल गवर्नमेंट है उसकी अलग संविधान है, जबकि भारत में क्या है, भारत में क्या है, एकल संविधान। भारत में एकल संविधान है, इसीलिए भी हमारे संविधान की मोटाई चौड़ाई थोड़ी सी, लंबाई चौड़ाई ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा है। लेकिन वहाँ पर क्या है, वहाँ पर राज्यों का अलग अलग संविधान है। आज भी वहाँ पर राज्यों में अलग अलग लॉ चलते हैं, जबकि अपने यहाँ क्या है, पूरा देश का एक संविधान होगा। यानी कि संघीय व्यवस्था में क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा कि संविधान की सर्वोच्चता होगी, संविधान की सर्वोच्चता होगी। अभी आप लोग नहीं समझे होंगे मैंने क्या बोला, अब मैं आपको फिर से समझाता हूँ। भारत में क्या हुआ, केंद्र सरकार डोमिनेट हो गई। केंद्र सरकार के डोमिनेट होने का क्या मतलब था बंधुओं, कि भारत में जब केंद्र सरकार डोमिनेट हुई, इसका मतलब ये था कि इस देश में सब कुछ कौन तय करेगा, शुरुआत में तो केंद्र तय करेगा। केंद्र और राज्य के बीच में कोई समझौता नहीं है। जबकि यूएसए में क्या हुआ, एक समझौता हुआ जिसके तहत राज्यों ने डिसाइड किया कि हम सब मिलकर एक केंद्र बनाते हैं जिसको हम सीमित शक्ति देंगे। यूएसए में केंद्र को सीमित शक्ति है, उसके पास रक्षा संबंधी प्रावधान है, उसके पास परिवहन संबंधी प्रावधान है और संचार संबंधी प्रावधान है। जबकि अपने यहाँ क्या है, अपने यहाँ राज्य सूची और केंद्र सूची में संविधान में क्या किया गया है, बांट दिया गया है शक्तियों को। राज्य और केंद्र के सूची में बांट दिया गया है शक्तियों को। संघवाद पर पहले हम लोग आएंगे, पहले संघ तो समझ लीजिए क्या होता है। इसके कारण से क्या हुआ, अपने यहाँ शक्तियों का बंटवारा होता है। इस चीज़ की बात समझ में आ गई होगी। यानी कि यूएसए में कौन डोमिनेट होते हैं, तो वहाँ के स्टेट डोमिनेट होते हैं, अपने यहाँ केंद्र डोमिनेट होता है। अब बात आती है कि भारत में जो भारत के संविधान निर्माता थे, उन्होंने ऐसा फैसला क्यों किया, केंद्र और राज्य सरकार में शक्तियों का बंटवारा क्यों किया। तो क्यों उन्होंने किया, इसका मतलब एक ही था, इसका रीज़न क्यों, क्योंकि अपने यहाँ विविधता हद से ज़्यादा है। विविधता का मतलब क्या होता है, अपने यहाँ अलग अलग कम्युनिटी, अलग अलग भाषा, अलग अलग कल्चर, इसके लोग निवास करते हैं। इसलिए देश के स्थायित्व के लिए उन्होंने क्या किया कि हम सरकार, केंद्र सरकार ही सब कुछ डिसाइड नहीं करेगी, राज्यों को भी संविधान के द्वारा थोड़ी सी शक्तियाँ दे दी गई और राज्य भी डिसाइड करेंगे कि कैसे उनके क्षेत्र में कानून बनेंगे और कैसे कानून नहीं बनेगा। ओके, इसलिए जब भी कोई अगर आपसे पूछेगा कि संघीय सरकार का मतलब क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे कि संविधान द्वारा शक्तियों का जब विभाजन कर दिया जाता है राज्य में और किस में, राज्य में और केंद्र में, यानी कि केंद्र में, तो ये क्या कहलाती है सरकार का मॉडल, ये सरकार का संघीय मॉडल कहलाता है, संघीय मॉडल कहलाता है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप लोग। संघीय मॉडल समझ में आ गया होगा। यानी कि अब हम थोड़ा सा स्पष्ट रूप से बात करते हैं। ये है अपना इंडिया। ओके,
यानी कि भारत में क्या है, भारत सरकार ने अपने देश को प्रशासनिक सुविधा के आधार पर, या पहले के ज़माने में अगर देखें आज़ादी के तुरंत बाद, तो भाषाई सुविधा के आधार पर अलग अलग क्षेत्र में देश को बांटा है हमने। किसके लिए? प्रशासनिक सुविधा के लिए। एक का नाम दिया तमिलनाडु, एक का नाम दिया केरल, एक का नाम दिया बिहार, और एक का नाम दिया हमने अलग अलग ही ऐसे ही नागालैंड। अलग अलग राज्यों का निर्माण किया केंद्र सरकार ने मिलकर। इसलिए भारत को और अमेरिका को क्या कहा जाता है, या भारत को क्या कहा जाता है? विभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ। यानी कि केंद्र सरकार को अधिक शक्तियां हैं, विभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ का क्या मतलब होता है बंधुओं? यानी कि भारत सरकार जब चाहे क्या करेगी, बिहार को दो भागों में बांट देगी। बिहार को दो भागों में बांट कर क्या बोलेगी कि आज से बिहार का एक भाग कहलाएगा झारखंड और एक भाग कहलाएगा बिहार। ये शक्तियाँ किसके पास है? केंद्र सरकार के पास है। लेकिन कोई राज्य ये नहीं बोल सकता कि हम देश को बांट के अलग हो जाएंगे। यानी कि विभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ कहलाएगा। इससे तो यहाँ तक क्लियर हो गया। यूएसए को भी अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ कहा जाता है। यानी कि यूएसए में क्या है, वहाँ के स्टेट जो हैं उसको अधिक शक्तियाँ दी गई है। यूएसए में स्टेट को अधिक शक्तियां दी गई हैं। तो यूएसए की जो फेडरल गवर्नमेंट है वो वहाँ के राज्यों को नहीं बांट सकती है। इसलिए अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ है, और वहाँ के राज्य भी ये नहीं कह सकते कि हम यूएसए से अलग हो सकते हैं। क्योंकि भारत में क्या है, भारत में केंद्र सरकार किसी भी राज्य को बांट सकती है, और यहाँ के राज्य ये नहीं कह सकते हैं कि हम केंद्र से अलग होना चाहते हैं। दोनों क्लियर हो गया होगा, भारत और यूएसए का अभी तक का सारा कुछ। ओके, अब आते हैं कि क्या हमारे संविधान में कहीं भी संघ शब्द का जिक्र है? संघ शब्द का जिक्र अपने संविधान में कहीं नहीं है। क्या लिखा हुआ है अपने संविधान में? लिखा हुआ है राज्यों का संघ। इसका क्या मतलब होता है? राज्यों का संघ का मतलब होता है कि भारत में जितने भी राज्य बनाए गए हैं वो किसी समझौते का परिणाम नहीं है। जैसे यूएसए में किस चीज़ का परिणाम था? समझौते का परिणाम था। एक्चुअली में संघ शासन का इंग्लिश में फीडस जो शब्द आया है, फोइडस जिसको कहा जाता है, अब लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे, तो उसका मतलब ही होता है समझौता। यानी कि अलग अलग राज्य जब समझौता करके निर्माण करते हैं तो वो फेडरल कहलाती है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में यूनियन ऑफ स्टेट कहलाता है। यूनियन ऑफ स्टेट समझ में आ गया होगा, यूएसए का गवर्नमेंट समझ में आ गया होगा। यानी कि मैंने क्या बोला कि भारत में जो राज्य हैं वो केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए हैं, जबकि अमेरिका में जो केंद्र है वो राज्यों के द्वारा मिलकर बनाया गया है। यही दोनों में बेसिक डिफरेंस होता है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ओके, अब बढ़ते हैं कि संघवाद नाम का कौन सी चिड़िया होती है और क्या होती है ये संघवाद। संघवाद क्या बोला मैंने? संघवाद शब्द, इस चीज़ का अब देखते हैं क्या होता है। अभी हमने क्या देखा कि अपने यहाँ सेंटर और स्टेट, इन दोनों में क्या है बंधुओं? इन दोनों में शक्तियों द्वारा विभाजन किया गया है। शक्तियों का विभाजन किया गया किसके द्वारा? तो अपने संविधान के द्वारा। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। किस अनुसूची मिलता है आपको? तो 7th शेड्यूल जो आप पर हो गए ना, 7वीं अनुसूची, इसमें केंद्र सूची है, इसमें राज्य सूची है, और इसमें समवर्ती सूची है। ये क्या है बंधुओं? आज तक आपको नहीं पता चला होगा तो आज पता कर लीजिए। ये क्या है एक्चुअली में? ये हैं जो शक्तियों को बांट के अलग अलग किया गया है संविधान के द्वारा। इस चीज़ का पता चल गया, संविधान ने शक्तियों का बंटवारा किया है। बिल्कुल बेसिक से लेकर चलते, जिनको आज तक कुछ नहीं पता होगा उनको भी पता चल जाएगा। अब शक्तियों का जैसे ही विभाजन होगा कहीं पर भी, सोच लीजिए कि आप घर में दो भाई रहते हैं, दोनों भाई के काम बांट दिए गए। एक बड़ा भाई है और एक आप छोटे भाई हो। ध्यान रखना, मेरे शब्दों को ध्यान से सुनना। बच्चों को जैसे कहानियों को जैसे मैं समझा दूंगा आपको, तो आप लिख पाएंगे। सोच डेवलप करना चाहिए। कंटेंट बुक में भरे पड़े हैं, अगर बुक पढ़ने से किसी का हो जाता तो लोग समझ जाते, लेक्चर नहीं अटेंड करता कोई, है ना। तो फैक्ट आप बुक से पढ़ेंगे ही, लेकिन पहले अगर मैं आपको दिमाग को खोल दूंगा तो आप आंसर राइटिंग बहुत अच्छे से कर पाएंगे। दो भाई हैं, एक बड़ा भाई है और एक छोटा भाई है। दोनों के बीच में काम का बंटवारा कर दिया गया है। ठीक ना, क्लियर हो गया। अब जो बड़ा भाई है घर का, क्या आपको नहीं लगता कि ऑटोमेटिक उसके पास थोड़ी सी शक्तियाँ ज़्यादा होंगी आपसे? जो छोटा भाई होगा उसकी तुलना में ऑटोमेटिक शक्तियों का विभाजन किया गया है, लेकिन शक्तियों के विभाजन में भी इस चीज़ का ध्यान रखा गया होगा कि हाँ भाई, वो आदमी जो है वो बड़ा भाई है, यानी कि इसकी शक्तियाँ अधिक होंगी, और स्टेट जो है इसकी शक्तियाँ ऑटोमेटिक कम हो जाएंगी।
या पिता पुत्र ही ले लीजिए, पिता पुत्र ज़्यादा अच्छा रहेगा। पिता और पुत्र के बीच में मान लो काम का बंटवारा कर दिया गया, घर के पावर का बंटवारा कर दिया गया, परिवार की सारी शक्तियों का, फिर भी ऑटोमेटिक किसके पास ज़्यादा पावर हो जाएगा? पिता के पास ज़्यादा पावर हो जाएगा। अब इसी पावर के खींचातानी में केंद्र और राज्य के संबंध ऊपर नीचे होते रहते हैं। कभी केंद्र के पास ज़्यादा शक्तियाँ हैं तो राज्य सरकार को लगता है कि कभी कभी हमारे पास शक्तियाँ कम हैं। अब राज्य सरकार के पास शक्तियाँ कम हैं तो केंद्र को लगता है कि उनकी शक्तियाँ और क्यों ना हीन कर दी जाए। सरकार का मूड डिपेंड करता है कि केंद्र में कौन सी सरकार बैठी हुई है। सरकार मजबूत है, सरकार बहुमत में है, सरकार अल्पमत में है, सरकार सबको मिलाकर बनी गई गठबंधन की सरकार है, या व्यक्तित्व कैसा है जो प्रधानमंत्री है उसका। इन सब चीज़ों पर क्या डिपेंड करता है बंधुओं? इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है संघवाद कितना ज़्यादा बढ़ेगा या कम होगा। अपने संविधान की प्रकृति क्या है? अपने संविधान की प्रकृति है, भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये क्या है? इसमें संघवाद के भी लक्षण हैं, इस पर लिखना नहीं बन पाता है, और इसमें एकात्मक के ज़्यादा लक्षण हैं, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑटोमेटिक ज़्यादा शक्तियाँ दी गई हैं राज्य सरकारों की तुलना में। तो अब राज्य सरकारों के ऊपर डिपेंड करता है क्या कि वो कितनी ज़्यादा शक्तियाँ ले पाती हैं, या केंद्र सरकार के ऊपर क्या डिपेंड करता है कि वो कितनी ज़्यादा शक्तियाँ इनको देती हैं या नहीं देती हैं। यही सब खींचातानी क्या कहलाता है? संघवाद के तहत आता है। संघवाद में आपको अलग अलग स्टेज में आपको अभी ही बताऊंगा। अब हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि संघीय सरकार जो होती है उसके कौन कौन से लक्षण होते हैं। उसके बाद मैं आपको क्या पढ़ूंगा, संघवाद का पूरा PDF से डिफिनेशन पढ़वा दूंगा, सहकारी संघवाद क्या होता है और किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किस प्रकार से इसका आंसर देना, ये सब कुछ बता दूंगा। जो आपसे PT में पूछा जाता है वो क्या पूछा जाएगा, एक एक करके अगर आप नोट करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। मैं बताता हूँ। पहला लक्षण क्या होता है? संघीय सरकार की मैं बात कर रहा हूँ। किसकी? संघीय सरकार की। संघ सरकार का मतलब समझ गए ना आप लोग? संघ सरकार का मतलब ऐसा होता है जहाँ पर दो गवर्नमेंट हो, दोनों के बीच शक्तियों का विभाजन हो और दोनों क्या करती हों? एक दूसरे के साथ मिलकर काम करती हों, लेकिन उसमें पावरफुल एक बॉडी तो होता ही है, वो है केंद्र। केंद्र के पास ज़्यादा शक्तियाँ हैं अपने देश में, और इसी तरह का हमारा संघ भी है ना। तो पहला लक्षण क्या होता है? दोहरी सरकार। दोहरी सरकार। दोहरी सरकार का क्या मतलब होता है? यानी कि केंद्र के स्तर पर केंद्र सरकार होगी और राज्य सरकार राज्य के स्तर पर काम करेगी। ये क्लियर हो गया। दोहरी सरकार के बाद क्या है? अपने यहाँ लिखित संविधान है। लिखित संविधान होने का क्या मतलब होता है बंधुओं? लिखित संविधान जब भी होगा, पेन आ जाएगा तो उसके बाद मैं अच्छे से लिखूंगा इस पर। लिखित संविधान का मतलब होगा कि जो सरकार है और जो केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, सुप्रीम कोर्ट है, इन सब में सबसे ऊपर कौन होगा? लिखित संविधान का मतलब होता है संविधान की सर्वोच्चता हमेशा ही होगी। संविधान की सर्वोच्चता होगी अपने देश में, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगला कौन सा होता है? अगला तीसरा लक्षण क्या होगा? राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सरकार के मध्य शक्तियों का विभाजन, यानी कि शक्तियों का विभाजन होगा अपने यहाँ। संघ सरकार का मैं लक्षण बता रहा हूँ, शक्तियों का विभाजन। अब मैं बताऊंगा कि कब अपना सरकार जो है वो संघ से एकात्मक पर में परिवर्तित हो जाती है, वो भी मैं बताऊंगा। शक्तियों का विभाजन के बाद अगला क्या होगा? अगला होगा संविधान की सर्वोच्चता, तो मैंने बता ही दिया। कठोर संविधान होगा, यानी कि संविधान का जो उल्लंघन होगा, संविधान का संशोधन करना आसान नहीं होगा। कठोर संविधान भी किसका लक्षण होता है? तो ये होता है लक्षण आपका संघीय सरकार का लक्षण होता है कठोर संविधान, यानी कि संविधान में संशोधन करने के लिए आपको राज्यों से भी सहमति लेनी पड़ेगी। इसका एग्जाम्पल कौन सा आप दे सकते हैं? जो ऐसे संशोधन जिसमें 3/2 मेजोरिटी के 2/3 मेजोरिटी के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों का भी सहमति लेना अनिवार्य होता है। जैसे GST काउंसिल जब बनाया गया था तो उसमें कौन कौन शामिल थे? तो उसमें तो अभी सारे राज्य भी शामिल हैं। संघवाद का और मैं लक्षण बताऊंगा आपको, चिंता मत कीजिए। कठोर संविधान का मतलब होता है जिसमें संशोधन आसानी से ना हो, यानी कि 2/3 संसद में मेजोरिटी के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों का भी आपको अनुमोदन लेना पड़ता है, तब जाके आप संविधान में संशोधन कर पाते हो। ये क्या कहलाती है? कठोर संविधान के लक्षण होते हैं। लेकिन अपने संविधान में एक लक्षण ऐसा भी है जहाँ पर जो 2/3 मेजोरिटी के साथ संशोधन किया जा सकता है। तो अपने संविधान में दोनों तरह के तत्व विद्यमान होते हैं, लेकिन संशोधन आसान नहीं होता है। कठोर संविधान के बाद अगला क्या हो जाएगा? स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए अपने यहाँ। स्वतंत्र न्यायपालिका,
स्वतंत्र न्यायपालिका होगी तो क्या होगा, और एकीकृत न्याय व्यवस्था होती है। एकीकृत न्याय प्रणाली मतलब केंद्र से लेकर राज्य तक जब आप ऊपर की तरफ आते जाते हैं तो हमारी न्यायपालिका इस तरह से काम करती है। ये त्रिभुज क्यों मैं बना देता हूँ बार बार जब भी न्यायपालिका की जिक्र होती है। ये है डिस्ट्रिक्ट लेवल, यहाँ पर बहुत सारे न्यायालय होंगे। ये है राज्य का लेवल, यहाँ पर हाई कोर्ट होंगे सबसे कम, उससे कम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सबसे ज़्यादा होंगे ना भारत में, उससे कम हाई कोर्टों की संख्या होगी, और सुप्रीम कोर्ट अपना एक ही है, यानी कि सारी शक्तियाँ आके न्याय व्यवस्था की सुप्रीम कोर्ट में निहित हो जाती हैं। तो इसी को क्या कहा जाता है, एकीकृत न्याय प्रणाली। ओके, अगले पर चलते हैं। द्विसदनीय विधायिका होती है। द्विसदन का विधायिका का मतलब आज मैं आपको बताऊंगा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। द्विसदन विधायिका का मतलब होता है 2 सदन होते हैं विधायिका में। कहाँ का 2 विधायिका भाई, कहाँ का विधायिका, कहाँ का विधायिका? मूल रूप से यहाँ पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार की बात, केंद्र सरकार की बात हो रही है, जहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। तो एक लोकसभा होती है और एक राज्यसभा होती है। आज तक बहुत सारे लोगों को राज्यसभा का मतलब नहीं पता होगा। राज्यसभा का मतलब होता है राज्य के प्रतिनिधि यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो तमिलनाडु गवर्नमेंट है, बिहार गवर्नमेंट है, पंजाब गवर्नमेंट है, नागालैंड गवर्नमेंट है, सिक्किम गवर्नमेंट है, उसके लोग बैठे हुए हैं संसद में केंद्र सरकार के पास। यानी केंद्र कोई भी कानून बनाएगा तो राज्यसभा से भी पारित करना अनिवार्य होता है। राज्यसभा से पारित नहीं होगा तो क्या होगा, वो कानून बन ही नहीं पाएगा। यानी कि राज्य से जो चुने हुए लोग आए हैं अप्रत्यक्ष तरीके से, वो तय करते हैं कि कानून कौन सा बनेगा या कानून कौन सा नहीं बनेगा। तो राज्यसभा जो है ये भी क्या है, ये संघीय सरकार का लक्षण होता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब जो एकल गवर्नमेंट होती है, ये एकात्मक सरकार होती है, उसके क्या लक्षण होते हैं? एकात्मक सरकार, एकात्मक सरकार के लक्षण कौन कौन से होते हैं, अब उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। पहला कौन सा हो जाएगा, एक मिनट रुक जाओ। हाँ, पहला लक्षण इसका क्या हो जाएगा, वैसे लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है फिर भी मैं बता देता हूँ आपको। एकल सरकार राष्ट्रीय सरकार होती है जो क्षेत्रीय सरकार बना सकती है। दूसरा क्या होता है, संविधान लिखित भी हो सकता है फ्रांस की तरह, और अलिखित भी हो सकता है। अलिखित और लिखित भी हो सकता है। जैसे फ्रांस का इसमें एग्जांपल ले सकते हैं, वहाँ पर एक ही होता है आपका सरकार। और ब्रिटेन क्या हो गया, अलिखित संविधान वाला आपका एकल सरकार का उदाहरण हो गया। ब्रिटेन में कोई राज्यवाजी नहीं होते हैं, और जो केंद्र होती है जैसे फ्रांस में भी कोई राज्यवाजी नहीं होते हैं, मुख्य रूप से केंद्र सरकार ही पूरे देश पर शासन करते हैं। दूसरा लक्षण क्या हो जाएगा, शक्तियों का विभाजन नहीं होता है, समस्त शक्तियाँ केंद्र सरकार के पास ही होती है। सारी शक्तियाँ किस में निहित होती हैं, एकल सरकार में, केंद्र के पास निहित होती हैं। ब्रिटेन इसका उदाहरण ले सकते हैं आप लोग, ब्रिटेन सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है इसका। संविधान सर्वोच्च भी हो सकता है जापान की तरह, और संविधान सर्वोच्च नहीं भी हो सकता है ब्रिटेन की तरह। ब्रिटेन की संसद जो है वो जो एक्ट चाहे वो बना सकती है, उसको कोई नहीं रोक सकता पूरे देश में। संविधान भी वहाँ का अलिखित है। तो इस तरह के लक्षण भी पाए जाते हैं एकात्मक सरकार में। या जापान में जैसी सरकार है, वहाँ पर क्या है, वहाँ पर क्या है कि संविधान सर्वोच्च हो सकता है फिर भी वो एकात्मक सरकार हो। ओके, अगला क्या है, और न्यायपालिका स्वतंत्र भी हो सकती है और स्वतंत्र नहीं भी हो सकती है एकात्मक सरकार में। मतलब जो मर्जी होगा ना वही करेंगे, उस हिसाब से एकात्मक सरकार काम करती है। विधायिका द्विसदनीय हो सकती है ब्रिटेन के जैसे, और चीन के जैसे एक सदनीय भी हो सकती है। चीन में तो लोकतंत्र है ही नहीं, एक सदनीय भी हो सकती है। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई होगी। अब मैं थोड़ा सा एक चीज़ बता देता हूँ आपको, जिससे आपको ये पता चल जाएगा संघवाद कब बढ़ती है और कब संघवाद कम हो जाती है। उसके बाद मैं आपको ये बता दूंगा कि कौन कौन से एक्ट ऐसे हैं जिसको आप संघवाद के तौर पर ये बोल सकते हैं कि संघवाद की वृद्धि हुई है, संघवाद कम हुआ है। देखो, मोदी जी जो हैं ये इनका पूर्ण बहुमत का सरकार है। तो पूर्ण बहुमत की सरकार में ज़रूरी नहीं होता है कि संघवाद बढ़ेगा, क्योंकि इसमें राज्य क्या है, वो सेंटर के साथ बैठकर सौदे नहीं कर सकते हैं। जैसे याद कीजिए, जब कांग्रेस की सरकार थी तो बहुत सारे दल जो थे तो छोटे छोटे दल मिलकर बने थे। उस समय पर क्या होता था, राज्य जो है, जो राज्य सरकार होती है वो क्या कर सकती है, सौदा कर सकती है केंद्र के साथ कि आप ये एक्ट पारित करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन अभी चूंकि पूर्ण बहुमत की सरकार है तो अभी वो लोग सौदा नहीं कर सकते हैं। तो सौदेबाजी का संघ जैसी चीज़ें भी आप पढ़ेंगे, सहकारी संघ पढ़ेंगे, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। अब जैसे आपातकालीन उपबंध हैं, आपातकाल से संबंधित जो उपबंध हैं ये क्या करते हैं, तो ये संघवाद के विरुद्ध काम करते हैं। लेकिन जीएसटी काउंसिल जो है ये क्या करता है, ये संघवाद को बढ़ावा देने का काम करता है। क्यों करता है, क्योंकि जीएसटी काउंसिल से पहले कौन सा था, तो जीएसटी काउंसिल में कौन कौन सदस्य होते हैं, तो सारे राज्य के
जो वित्त मंत्री होते हैं वो भी सदस्य होते हैं और सब मिलकर फैसला लेते हैं कि किस चीज़ पर कर बढ़ाना चाहिए, किस चीज़ पर कर को कम करना चाहिए। तो संघवाद में आप जीएसटी को जरूर ध्यान में रखिएगा। ये भी पूछ सकता है कि निम्न में से कौन कौन से प्रावधान संघवाद को बढ़ाते हैं या संघवाद को कम करते हैं। तो जहाँ पर भी आप ये देखिएगा ना कि थोड़ी सी शक्ति राज्यों को भी दी गई है, यानी कि वो पॉइंट क्या है, वहाँ पर संघवाद बढ़ रहा है। और जहाँ पर भी आप देखिएगा कि राज्यों से शक्ति छीन ली गई है, वहाँ पर संघवाद क्या होता है, कम हो जाता है। इसका एक और शानदार से एग्जाम्पल है। वो एग्जाम्पल कौन सा है, तो वो है आपका नीति आयोग। नीति आयोग से पहले कौन सा आयोग काम करता था बंधुओं, तो इससे पहले योजना आयोग काम करता था। योजना आयोग को सुपर कैबिनेट भी कहा जाता था, क्योंकि इसमें केंद्र सरकार के पास सारी शक्तियां होती थी। ये जो बोलता था राज्य सरकार को वही करनी पड़ती थी। लेकिन मोदी जी ने 2015 में नीति आयोग का निर्माण किया। नीति आयोग के निर्माण में क्या हुआ, नीति आयोग की जो काउंसिल होती है, वर्किंग काउंसिल, उसमें राज्य के मुख्यमंत्री भी सदस्य होते हैं और यूटी के गवर्नर भी सदस्य होते हैं। ये सब मिलकर फैसला लेते हैं कि कौन सी योजना आगे क्या आनी चाहिए, 5 साल का क्या आगे का प्लानिंग होना चाहिए, आगे 15 साल का क्या प्लानिंग होना चाहिए। तो ये क्या है, नीति आयोग भी संघवाद को कहीं ना कहीं बढ़ावा देने का काम करता है। और भी बहुत सारे आर्टिकल हैं जिसको आप पढ़ के क्या बोल सकते हैं कि संघवाद को बढ़ाने का काम करता है। लेकिन जैसे राज्यपाल जो हैं, राज्यपाल की नियुक्ति ये एकल संविधान का उदाहरण है, एकात्मकता के लक्षण को प्रदर्शित करते हैं। लोक सेवक जो होते हैं आईएएस आईपीएस, ये किसका प्रदर्शन करते हैं, तो ये आपका संघवाद को कम करने का प्रदर्शन करते हैं। उसके बाद और कौन से हो सकते हैं, तो बहुत सारे और भी, आपातकालीन उपबंध हो सकता है, राष्ट्रपति शासन हो सकता है। ये सब क्या है, एकात्मक संविधान के लक्षण होते हैं और संघीय संविधान के ये निम्न लक्षण होते हैं। जैसे राज्यों से काउंसिल जो बनाई गई है, स्टेट काउंसिल, नॉर्थ ईस्ट काउंसिल आपने सुना होगा, पूर्वोत्तर राज्य काउंसिल सुना होगा, दक्षिणी राज्य काउंसिल सुना होगा। ये सब क्या है, ये सब संघवाद को बढ़ाने का काम करते हैं। अब हम लोग चलते हैं पीडीएफ पर। इस पीडीएफ को मैंने कहीं से कॉपी पेस्ट ही किया है, वेबसाइट से ही, क्योंकि मेरे पास नहीं है अभी लिखने पर वगैरह का संसाधन, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना दे दिया जाए। कंटेंट में मुख्य फोकस होना चाहिए। समझा दिया है मैंने, आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से। पहला क्या है, संघवाद क्या है, डिफिनेशन को पढ़ते चलते हैं। ज्ञातव्य है कि संघवाद शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द फ्यूटस से हुई है, जिसका अर्थ होता है एक प्रकार का समझौता या अनुबंध। ये सब पता है। वास्तव में महासंघ दो तरह की सरकारों के बीच सत्ता समझौता करने और उनके संबंधी क्षेत्र को नियंत्रित करने हेतु एक समझौता होता है। क्लियर हो गया होगा। लेकिन अपना देश जो है वो समझौते का परिणाम नहीं है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि संघवाद सरकार का वह रूप है जिसमें देश के भीतर सरकार के कम से कम 2 स्तर मौजूद हैं। पहला केंद्रीय स्तर पर, दूसरा स्थानीय या राज्य के स्तर पर। अभी जो अपने देश में किस तरह का शासन व्यवस्था है, अभी अपने देश में इस तरह का शासन व्यवस्था है, जहाँ पर सबसे नीचे कौन काम करती हैं, तो यहाँ पर पंचायत काम करती हैं और नगर पालिका काम करती हैं। उसके बाद कौन आता है, उसके बाद राज्य सरकारें जो हैं वो काम करती हैं। सबसे ऊपर कौन काम करती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट काम करती है। इस फोटो को बना के आइएगा एग्जाम में, जब भी संघवाद की जिक्र आए तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान देके समझिएगा। और कोई सुधार करना हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। इतना एहसान मुझ पर करना चाहिए आपको, थोड़ा सा कर्तव्य भी निभाना चाहिए। ओके। अगला है कि भारत की स्थिति में संघवाद को स्थानीय, केंद्रीय और राज्य सरकारों के मध्य अधिकारों के वितरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। सहकारी बनाम प्रतिस्पर्धी संघवाद। सहकारी संघवाद क्या होता है, यहीं से सवाल आपके पूछे गए थे। संघवाद की समस्याओं में आप क्या बोल सकते हैं, जो पिछला जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें, कि जैसे केंद्र सरकार ज़्यादा डोमिनेंट हो सकती है, वित्तीय मामलों को अपने हाथ में ले सकती है, या और भी चीज़ें सरकारी जो सेंट्रल एजेंसियां हैं उसका दुरुपयोग करके सरकार गिराने का काम कर सकती है। ये सब आपके केस में आते हैं। तो ये सब संघवाद का उल्लंघन, संघवाद के जो विपक्ष के पॉइंट हैं, जो संघवाद को कमज़ोर करते हैं, उसमें ये सब पॉइंट्स आएंगे। ओके। सहकारी संघवाद क्या होता है बंधुओं, सहकारी संघवाद में केंद्र व राज्य एक दूसरे के साथ क्षैतिज संबंध स्थापित करते हुए, क्षैतिज संबंध यानी कि ये सेंटर हो गया और ये स्टेट हो गया, एक ही लेवल पर दोनों लोग होंगे, एक ही लेवल पर दोनों लोग होंगे और दोनों संबंध को स्थापित करते हुए आगे का काम करेंगे। यानी कि सहकारी संघवाद जब भी आपको लिखना रहे तो ये इस फोटो को जरूर बनाइएगा। ये केंद्र सरकार हो गई, ये राज्य सरकारें हो गई, और दोनों एक दूसरे के समान स्तर पर काम कर रही हैं और समान स्तर पर काम करते एक दूसरे के साथ सहयोग करते हुए ये आगे बढ़ेंगे। इसको क्या कहा जाता है बंधुओं, इसको सहकारी संघवाद कहा जाता है। दोनों एक दूसरे के मदद से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, इसको ध्यान में रखिएगा सहकारी संघवाद को। प्रतिस्पर्धी संघवाद क्या होता है, प्रतिस्पर्धी संघवाद में क्या होता है ना, सेंटर थोड़ा सा ऊपर बैठ जाता है। प्रतिस्पर्धा का मतलब क्या होता है, कंपटीशन। अब ये है बिहार राज्य, ये है तमिलनाडु गवर्नमेंट, ये है आपका नागालैंड गवर्नमेंट, ये है आपका पंजाब की सरकार। ये सब किस पे हैं, ये सब तो क्षैतिज हैं,
लेकिन केंद्र सरकार कहाँ पर बैठी हुई है? तो ऊर्ध्वाधर बैठी हुई है। यानी इन सबको मॉनिटर करने का काम कौन करेगी? केंद्र सरकार करेगी। लेकिन ये सब अपने आप में प्रतिस्पर्धा करेंगे। बिहार यूपी के साथ प्रतिस्पर्धा करेगा, यूपी तमिलनाडु के साथ प्रतिस्पर्धा करेगा, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के साथ करेगा, आंध्र प्रदेश पंजाब के साथ कर सकता है, पंजाब गुजरात के साथ कर सकता है। अलग अलग राज्य अपने स्तर पर प्रतिस्पर्धा करेंगे और इस हिसाब से आगे बढ़ेंगे ये लोग। इससे क्या होगा? इसको क्या कहा जाता है? प्रतिस्पर्धी संघवाद। प्रतिस्पर्धा किस चीज़ को लेकर? व्यापार को लेकर, एजुकेशन को लेकर, बिजनेस को लेकर, इकोनॉमी को लेकर, किसानों को लेकर, जो कितना किसने सुधार किया है इन चीज़ों को लेकर, महिलाओं की स्थिति को लेकर, पुलिसिंग को लेकर, इन सब चीज़ों को लेकर वो आपस में प्रतिस्पर्धा करेंगे। ये भावना कब से आई है? तो 1991 के बाद अपने देश में ये भावना पनपी है, जब हमने उदारीकरण किया, राज्यों को शक्तियाँ दी, इकोनॉमिक पावर दिया, इंडस्ट्री लगाने का फैसला करने दिया उनको। कौन सी इंडस्ट्री? अपनी इकोनॉमी पॉलिसी वो खुद बनाते हैं। इससे क्या होता है? डेवलपमेंट उनके स्तर पर क्षैतिज संघवाद, इसको उनके स्तर पर तो क्षैतिज संघवाद होता है और केंद्र के लिए तो ऊर्ध्वाधर संघवाद का रूप में काम करता है ये। तो ये क्या कहलाता है? ये प्रतिस्पर्धी संघवाद का उदाहरण होता है। प्रतिस्पर्धी संघवाद में राज्यों को आपस में और केंद्र के साथ लाभ के उद्देश्य से प्रतिस्पर्धा करनी होती है। लाभ के उद्देश्य से, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब अलग अलग संबंध दिए हुए हैं यहाँ पर, उसको आप पढ़ लेंगे, PDF में आप पढ़ सकते हैं उसको। अब भारतीय संघवाद के समक्ष चुनौतियाँ हम पढ़ लेते हैं। क्षेत्रवाद को भारत में संघवाद के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती मानी जाती है। क्षेत्रवाद यानी कि जो रीजनल चीज़ों को लेकर एस्पेक्ट बढ़ जाता है, जैसे खालिस्तान को लेकर जो विवाद बढ़ जाता है, जो बोलते हैं हम अलग सिख राज्य बनाएंगे, या नॉर्थ ईस्ट में ग्रेटर नागालिगम की बात करते हैं, है ना। और तमिलनाडु की जो सरकार है 1960 के दशक में अन्ना दुराई के बारे में पढ़िएगा, वो उन्होंने के बोला था कि हम दबित एक देश बनाना चाहते हैं। तो ये सब क्षेत्रीयता क्या करती है? संघवाद की भावना को कहीं ना कहीं कमज़ोर करती। फिर केंद्र सरकार को मजबूरी में क्या फैसला उठाना पड़ता है? बोलते पंजाब में लगा दो राष्ट्रपति शासन, सब शांत हो जाएंगे। या क्या बोलती है कि नागालैंड में अप्सपा लगा दो, सब शांत हो जाएंगे। तो ये क्या है? ये संघवाद के समक्ष चुनौतियों के रूप में काम करती है। संयुक्त राज्य अमेरिका ऑस्ट्रेलिया के विपरीत भारत में शक्तियों का वितरण संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित 3 सूचियों के तहत किया गया है। शक्तियों के विभाजन का आधारभूत सिद्धांत यही माना जा सकता है कि जो विषय राष्ट्रीय महत्व के हैं उन पर कानून बनाने का अधिक केंद्र के पास है अधिकार, और जो विषय क्षेत्रीय महत्व के होते हैं उन पर राज्यों के पास अधिकार होता है कानून बनाने का। 7वीं अनुसूची तो यही है। इसके अलावा समवर्ती सूची में ऐसे विषय भी दिए गए हैं जिन पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बनाती हैं, लेकिन एक ही विषय पर अगर दोनों के कानून है तो केंद्र के कानून को वरीयता अधिक दी जाती है। ओके। राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रीय आपातकाल, अप्सपा, ये सब क्या है? ये सब संघवाद के समक्ष चुनौतियों के रूप में काम करते हैं। ओके। निष्कर्षतः ये है वगैरह वगैरह। उसके बाद से ये सवाल दिया हुआ है, इस सवाल को लिखने की कोशिश कीजिएगा। संघवाद का भारतीय स्वरूप स्पष्ट करते हुए भारत में केंद्र राज्य संबंधों पर चर्चा कीजिए। वित्तीय संबंध और विधायी संबंध, ये सब मैं आपको केंद्र राज्य संबंध में पढ़ाऊंगा। आज मूल रूप से मेरा उद्देश्य था संघवाद को थोड़ा समझा देना। संघवाद क्या होता है, कैसे होता है, सब कुछ समझ में आ गया होगा आप लोगों को। मानववाद क्या होता है? मानववाद क्या होता है? मानववाद होता है, मानववाद, एक वॉच छूट गया। मानववाद का मतलब होता है मानवों के लिए काम को बढ़ावा देना, मानव जीवन को क्या बोलते हैं उसको, सुरक्षित करना, मानवों के जीवन वैल्यूज़ को बढ़ाना, इसको मानववाद का। मार्क्सवाद क्या होता है? मार्क्स के विचारों को फैलाना। उसी तरह से संघवाद क्या होता है? संघ के विचारों को फैलाना। यही होता है संघवाद। संघ के विचार यानी कि केंद्र और राज्य संबंध जो है उसको और अच्छा करना, थोड़ा सा लिबर्टी लाना, थोड़ा सा ज़्यादा मिलजुल कर काम करना, इसी को संघवाद कहा जाता है। ये कम और ज़्यादा विभिन्न कारणों से हो सकते हैं। लेक्चर कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। बहुत सारी कमियां हो सकती हैं तो उसको मैं सुधार दूंगा अगले वाले लेक्चर में। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कहाँ पर क्या सुधार करना है क्या नहीं। थैंक यू सो मच आप सभी का।